इस कार्यक्रम के प्रायोजक हैं रोजगार डेवलपर्स। नमस्कार, पल्स 24 न्यूज देख रहे हैं आप। मेरे यानी अक्षता रावत के साथ। और वक्त हो चला है उत्तराखंड उत्तर प्रदेश की खबरों का, लेकिन उससे पहले नजर डालेंगे हेडलाइंस पर। उत्तराखंड में वीआईपी मूवमेंट से प्रशासन हाई अलर्ट। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, सीएम योगी आदित्यनाथ और मनोहर लाल खट्टर उत्तराखंड दौरे पर। सोमेश्वर पहुंची खेल मंत्री रेखा आर्य, खेल प्रतिभाओं को किया सम्मानित। क्रिकेट विजेता टीमों को किया पुरस्कृत। कहा, दूर दराज के गांव में भी खेल मैदान और मिनी स्टेडियम बनाने पर सरकार का फोकस। संसद में राहुल गांधी की टिप्पणी को लेकर बवाल। भाजपा कार्यकर्ताओं में रोष। राहुल गांधी के खिलाफ मसूरी में बीजेपी का जोरदार प्रदर्शन। राहुल गांधी का किया पुतला दहन। गोंडा में 20 शहर खड़ी टाटा मैजिक में लाश मिलने से फैली सनसनी। गाड़ी पर बाराबंकी जिले की नंबर प्लेट। हत्या की आशंका गहराई। इंसानियत की मिसाल बने मोहम्मद दीपक को चुनावी ऑफर। आजाद अली का बड़ा राजनीतिक ऐलान। जन अधिकार पार्टी जनशक्ति अपने बलबूते पर चुनाव मैदान में उतारेगी। तुम दोनों की मेहनत बहुत रंग लाई है बेटा। घर बहुत सुंदर बना है। ये मेरे पापा का घर। पता है, देख तेरे पापा की नेम प्लेट अपने हाथों से लगाऊंगा। नेम प्लेट तो लग चुकी पापा। असल मेहनत तो आपने की है पापा, मुझे इस काबिल बनाने के लिए। वो जिंदगी भर किराए के मकान में रहे, लेकिन आज ये घर मेरा नहीं, ये है मेरे पापा का घर। उड़ान सपनों की, आंगन खुशियों का और साथ सकर्णी का। साठ वर्षों से आपके साथ मनोरंजन और संस्कार का संगम, जाह्नवी मैगजीन। चलिए अब देखते हैं खबरें विस्तार से। उत्तराखंड में आज वीआईपी मूवमेंट के चलते प्रशासन पूरी तरह से अलर्ट मोड पर नजर आया। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और केंद्रीय मंत्री मनोहर लाल खट्टर राज्य दौरे पर पहुंचे। जॉलीग्रांट एयरपोर्ट पर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने तीनों नेताओं का स्वागत किया। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ अपने दौरे के दौरान एक निजी समारोह में शामिल होने के लिए अपने पैतृक गाँव पंचूर जाएंगे। साथ ही जनता इंटर कॉलेज में नवनिर्मित कक्षा के लोकार्पण समारोह में भी शिरकत करेंगे। गौरतलब है कि योगी आदित्यनाथ ने जनता इंटर कॉलेज चमकोट खाल में कक्षा 9 की पढ़ाई की थी। सीएम योगी का शैक्षिक सफर पंचूर के प्राथमिक विद्यालय से होकर विद्याणी, नरेंद्रनगर, ऋषिकेश और कोटद्वार तक रहा। इसी वजह से ये दौरा भावनात्मक और ऐतिहासिक भी माना जा रहा है। खेल मंत्री रेखा आर्य ने सोमेश्वर विधानसभा क्षेत्र के गांव गोविंदपुर में आयोजित मकर संक्रांति क्रिकेट टूर्नामेंट की विजेता और उपविजेता टीमों को सम्मानित किया। इस अवसर पर कैबिनेट मंत्री रेखा आर्य ने कहा कि प्रदेश में खेल ढांचे का लगातार विस्तार किया जा रहा है और अब दूर दराज के गाँव में भी खेल मैदान और मिनी स्टेडियम बनाने पर सरकार का फोकस है। कैबिनेट मंत्री ने कहा कि प्रदेश सरकार ने खिलाड़ियों के लिए पदक जीतने पर आउट ऑफ टर्न जॉब और सरकारी नौकरियों में 4% आरक्षण की व्यवस्था कर दी है, जिससे प्रतिभाशाली खिलाड़ियों को अब अपने करियर को लेकर चिंतित होने की जरूरत नहीं है। कार्यक्रम के दौरान कैबिनेट मंत्री ने टूर्नामेंट की विजेता और उपविजेता टीमों के खिलाड़ियों को सम्मानित किया। इसके साथ ही पिछले दिनों राष्ट्रीय स्तर की कई प्रतियोगिताओं में पदक जीतने वाले युवाओं को भी मेडल पहनाकर सम्मानित किया गया। बढ़ेंगे अगली खबर की ओर। संसद परिसर में कांग्रेस नेता राहुल गांधी के केंद्रीय मंत्री सरदार रणजीत सिंह बिट्टू को लेकर की गई अमर्यादित टिप्पणी को लेकर भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं में भारी आक्रोश देखने को मिला, जिसको लेकर भाजपा मसूरी मंडल के कार्यकर्ता मंडल अध्यक्ष रजत अग्रवाल के नेतृत्व में मसूरी के पिक्चर पैलेस चौक पर एकत्रित हुए और राहुल गांधी के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। भाजपा कार्यकर्ताओं ने राहुल गांधी का पुतला हाथों में लेकर कांग्रेस पार्टी के विरोध में नारे लगाए और बाद में पुतले का दहन किया। प्रदर्शन के दौरान राहुल गांधी मुर्दाबाद और कांग्रेस पार्टी होश में आओ जैसे नारे गूंजते रहे। इस मौके पर पालिका अध्यक्ष मीरा सकलानी ने कहा कि लोकसभा में चुने गए जनप्रतिनिधि जनता के प्रति जवाबदेह होते हैं और उनके आचरण और व्यवहार पर पूरे देश की नजर रहती है। वहीं भाजपा मंडल अध्यक्ष रजत अग्रवाल ने कहा कि राहुल गांधी ने संसद में जिस प्रकार के शब्दों का इस्तेमाल किया गया वो केवल एक व्यक्ति के लिए नहीं बल्कि पूरे अल्पसंख्यक समाज को आहत करने वाला है। उन्होंने कहा कि ऐसे बयान ये दर्शाते हैं कि कांग्रेस पार्टी के पास कोई ठोस नीति या मुद्दा नहीं बचा है और वो केवल विवादित बयान देकर जनता का ध्यान भटकाना चाहती है। वहीं रजत अग्रवाल ने कहा कि गद्दार जैसे शब्दों का प्रयोग करना न केवल दुर्भाग्यपूर्ण है बल्कि कांग्रेस की नकारात्मक राजनीति को भी उजागर करता है। देखिए, राहुल गांधी द्वारा संसद में बहुत ही अप्रिय शब्दों का इस्तेमाल करा गया और इस शब्दों का इस्तेमाल सिर्फ हमारे माननीय केंद्रीय मंत्री सरदार रवनीत सिंह बिट्टू के लिए नहीं, लेकिन ऐसे शब्दों का इस्तेमाल उन्होंने पूरे सिख समुदाय के लिए करा है, हर एक अल्पसंख्यक के लिए करा है। और इस बयान से जो उन्होंने गद्दार कहा, देशद्रोही कहा, ये दर्शाता है कि कांग्रेस के पास कोई नीति नहीं है। वो ऐसे अपशब्द बोलकर अपना कार्य करना चाहते हैं
आप शब्द बोलकर वो पार्टी को अपनी अंधकार की ओर ले जा रहे हैं। और उनके इस शब्द गद्दार का मतलब देशद्रोही है, क्योंकि देशद्रोही खुद कांग्रेस पार्टी है। और आज ये दर्शाता है कि चाहे वो 1984 के दंगे हो, चाहे 2026 में ये घटनाक्रम हो जो सरदार बिट्टू जी के लिए कहा गया, ये साफ दर्शाता है कि कांग्रेस सरकार जो है वो अल्पसंख्यकों को दबाने का कार्य कर रही है। अल्पसंख्यकों को इसी प्रकार से गंदे शब्दों का इस्तेमाल कर ये दिखाना चाहती है कि आप अल्पसंख्यक हैं। और ये भी साफ दर्शाता है कि 1984 के जो दंगे हुए थे, जो कांग्रेस पार्टी ने और उनके कार्यकर्ताओं ने जो किए थे, और जिस प्रकार से सिख समुदाय के लोग आज तक उन दंगों से उभर के नहीं आ पाए हैं, ये साफ दिखाता है कि कांग्रेस पार्टी आज भी ऐसे ही दंगों को बढ़ावा देना चाहती है। हम भारतीय जनता पार्टी मसूरी मंडल द्वारा इस घटनाक्रम की पूरी निंदा करते हैं, घोर निंदा करते हैं और एक सलाह राहुल गांधी को देना चाहते हैं कि देशद्रोही अगर कोई है, गद्दार अगर कोई है, तो वो राहुल गांधी है। वो भारतवर्ष के ही नहीं, पूरे विश्व के गद्दार है, पूरे भारतवर्ष के देशद्रोही है राहुल गांधी है, कांग्रेस पार्टी है। राहुल गांधी कांग्रेस के बड़े नेता हैं और लोकसभा जैसे सम्मानित सदन में जिस अभद्र भाषा का वो प्रयोग करते हैं वो उनको शोभा नहीं देता है। क्योंकि देखिए, लोकसभा में हमारे जो जनप्रतिनिधि बैठते हैं, जनप्रतिनिधि जनता के द्वारा चुने गए जनप्रतिनिधि हैं और उनके आचरण, उनके व्यवहार को लेकर के जनता चलती है, सीखती है, समझती है। और हमारे बड़े नेता और हमारे जो बहुत ही जो पार्टियों को लीड करते हैं, ऐसे नेता अगर इस तरीके के अभद्र व्यवहार करेंगे संसद के अंदर, तो निश्चित रूप से ये बहुत ही निंदनीय है। देश को हम क्या संदेश देना चाहते हैं, आने वाली पीढ़ी को, हमारी युवा पीढ़ी को हम क्या संदेश देना चाहते हैं, इस तरीके के शब्दों का प्रयोग करके, ये सोचने वाली बात है। मैं उनके इस शब्द का जो उन्होंने यहाँ पे प्रयोग किया है उसका अगली खबर वाराणसी से है। वाराणसी में मतदाता सूची को लेकर सियासी हलचल तेज हो गई है। उत्तर प्रदेश सरकार में मंत्री रविंद्र जायसवाल का कहना है कि मतदाता सूची के विशेष पुनरीक्षण यानी SIR के तहत हर व्यक्ति का नाम पूरे देश में सिर्फ एक ही जगह होना चाहिए। लेकिन जब पार्टी कार्यकर्ताओं और बूथ लेवल अधिकारियों ने घर घर जाकर जांच की तो सामने आया कि कई मतदाताओं के नाम 3 से 4 बार दर्ज हैं। उनका दावा है कि ऐसे करीब 9200 नाम सामने आए हैं जिनका ज्ञापन वो जिलाधिकारी को सौंपेंगे। वहीं इस पूरे मामले पर वाराणसी के जिलाधिकारी सत्येंद्र कुमार ने बताया कि भाजपा विधायक और जिलाध्यक्ष ने मतदाता सूची के प्रकाशन को लेकर आपत्तियां दर्ज कराई हैं। जिला प्रशासन इन शिकायतों की जांच कराएगा और नियमानुसार कार्रवाई जल्द की जाएगी। फिलहाल अब नजरें जिला प्रशासन की जांच पर टिकी है कि मतदाता सूची में सामने आई इन कथित गड़बड़ियों पर आगे क्या कार्रवाई होती है। देखिए, मेरा मानना है कि हर व्यक्ति को पूरे भारत में वोटर लिस्ट में नाम उसका होना चाहिए एक ही जगह। अगर 2 जगह नाम है तो SIR का क्या मतलब रह गया? SIR का था कि स्पेशल जांच करेंगे डिप में जाकर के, और अभी भी आप देख रहे हैं कि 9200 पर नाम ऐसा मिला है मेरे विधानसभा एक में, बाकी रिपोर्ट आनी बाकी है। अगर करा के दिया गया BLO, जब कार्यकर्ता गए घर का जांच करने के लिए, जांच करने के बाद ये पाए कि कहीं एक व्यक्ति का एक नाम के पिता का नाम हो, पति का नाम हो, वह एक बार नहीं, कहीं 2 बार, कहीं 5 मिला है। तो मैं यह DM को पूरा सूची बना करके, ये काम उनका था, सूची बना करके 90,000 वोट पर हमने सत्यापन करा था। 90,000 पर सत्यापन करने के बाद अब तक टेबल चार्ट बनवाया, और बनवाने के बाद अब हमारे पास 9200 नाम ऐसे पाए गए हैं जो कि 5 बार, 4 बार, 3 बार, 2 बार, 1 बार हैं। ये इनको मैं दे करके DM को ज्ञापन दूंगा, और देने के बाद यह उस पर आधार कार्ड से लिंक करके चेक करें कि यह क्या हो सकता है कि एक ही मोहल्ला में वो नाम डबल मिल जाए, 2 व्यक्ति हो उस नाम के, फादर नाम सेम हो सकता है, पति का हो सकता है। लेकिन जो लड़कियां 39 साल की है, 37 साल की है, जो बिहार गई हैं, उनका नाम मायके भी है, उनका ससुराल में भी है, उसी मोहल्ले में भी आ गई हैं। कौन सी जाति है, कौन नाम है इनका, कौन सी जाति? 9000 की सूची है। 9000 सूची भाई। 9000 में कौन लोग हैं इसमें? क्या हिंदू हैं? इसमें एक वर्ग विशेष लोग हैं। क्या लग रहा है? अभी आप सब लोगों के सामने ही भारतीय जनता पार्टी के जिलाध्यक्ष और माननीय विधायक दक्षिणी और उत्तरी यहाँ हमारे सामने उपस्थित हुए थे, और उनके द्वारा जो मतदाता सूची का प्रकाशन हुआ है उसके संबंध में कतिपय आपत्तियां यहाँ पे दर्ज कराई गई हैं। आपत्तियां हमारे सामने रखी गई हैं। मैं इसका जांच करा के
जो विधिवत कार्रवाई है वो कराई जाएगी। खास वर्ग उन्होंने कहा है, खास वर्ग के वोटर। देखिए अभी जस्ट मेरे सामने ये लाई गई है सूची, मैं इसका परीक्षण कर लूं, उसके बाद इसके बारे में कुछ कहूँ। ठीक है, थैंक यू सर। देखिए एक साथ सारे लोग बोल रहे हैं, एक बार में एक आदमी बोले। देखिए अभी जस्ट पहली शिकायत है ये, इससे पहली शिकायत है। देखिए कतिपय बूथों के संबंध में शिकायतें मिलती रही हैं और समय समय पे उसका निस्तारण कराया जाता रहा है। आज अभी माननीय विधायक जी द्वारा, माननीय जिलाध्यक्ष महोदय द्वारा यहाँ पे कुछ आपत्तियां दर्ज कराई गई हैं जो अलग अलग बूथों के संबंध में है। सभी मामलों का हम लोग यहाँ पे परीक्षण कराएंगे, जो तथ्य निकलेंगे उसके अनुसार कार्रवाई की। जो लापरवाह सर उसकी कार्रवाई होगी। अभी जो सामने मेरे रखी गई है बात, उसमें एक बूथ और दूसरे बूथ पे सेम नाम होने की बात है, तो बीएलओ तो अपने बूथ पे परीक्षण कर सकता है। जो दूसरे बूथों पे डुप्लीकेसी की बात है, वो जब संपूर्ण परीक्षण होगा तभी सारी बातें पूरी तरीके से सामने आएंगी। जो भी आएगी उसके हिसाब से विधिवत। क्या सर इस शिकायत के आधार पर दूसरे विधानसभाओं में भी दो करेंगे? देखिए अभी मेरे पास जो सूची आई है, पहले मैं उसका परीक्षण करा लूं, उससे क्या बातें निकल के आती हैं, उसके अनुसार फिर आगे इस पे कार्रवाई। संभल से सामने आई इस खबर ने फिल्मी दुनिया के साथ साथ सियासी गलियारों में भी हलचल मचा दी है। फिल्म निर्माता अमित जानी ने आरोप लगाया कि उनकी आने वाली फिल्म के पोस्टर जारी होते ही उन्हें खुलेआम धमकियां दी गई। फिल्म निर्माता अमित जानी के मुताबिक उन्होंने फिल्म के 2 कैरेक्टर पोस्टर अब्बाजान और भाईजान जारी किए थे। इसके बाद ममलूकुर रहमान बर्क ने दावा किया कि अब्बाजान दिवंगत शफीकुर रहमान बर्क को और भाईजान उनके बेटे जियाउर रहमान को दर्शाता है। अमित जानी का आरोप है कि सिर्फ पोस्टर जारी होने के बाद ही ममलूकुर रहमान बर्क ने वीडियो जारी कर फिल्म की शूटिंग ना होने देने की धमकी दी। फिल्म निर्माता ने कहा कि वो इस पूरे मामले में ममलूकुर रहमान बर्क के खिलाफ कानूनी कार्रवाई करेंगे। सर हमने अब्बाजान भाईजान 2 कैरेक्टर अभी रिवील किए हैं। भाईजान यानी कि विजयराज, अब्बाजान यानी कि महेश मांजरेकर। लेकिन ममलूकुर रहमान कह रहे हैं कि वो अब्बाजान उनके शफीकुर रहमान है और भाईजान उनका बेटा जियाउर रहमान है। तो अभी तो पोस्टर जारी हुआ है और ये धमकी देने पे आ गए कि हम यहाँ शूट नहीं होने देंगे। इन्होंने वीडियो जारी करके कहा है कि हम शूट नहीं होने देंगे। इसके खिलाफ हम मुकदमा दर्ज कराएंगे, इन्हें कानूनी नोटिस देंगे कि आपके बाप की जागीर नहीं है संभल, कि आप चाहेंगे तो शूट होगा, चाहेंगे तो नहीं होगा। उत्तर प्रदेश में योगी जी की सरकार है, पुलिस का राज है, कानून यहाँ हमें अनुमति देगा शूट करने का, शूट होगा। और इस तरह की धमकी ना दें कि हम शूट रोक देंगे, क्योंकि जब हरिहर मंदिर का जामा मस्जिद का विवाद था, उसमें सर्वे हुआ था कोर्ट में, तब भी इन्होंने कहा था हम सर्वे नहीं होने देंगे। तो उसके बाद इन्होंने दंगा किया। जब भी ये कहते हैं नहीं होने देंगे, इसका मतलब ये पत्थर चलाएंगे, दंगा करेंगे। तो एसपी संभल, डीएम संभल और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री, सरकार, शासन पूरा इनको इन पर नजर बना के रखे। मैं गृह मंत्रालय को भी लेटर दे रहा हूँ आज इसके लिए, और इनको नोटिस भी थमा रहा हूँ। जियाउर रहमान के पिताजी जो है ममलूक रहमान, इनको मैं नोटिस भी दे रहा हूँ, आज लीगल नोटिस दे रहा हूँ। मैं उसकी कॉपी आपको दे दूंगा। लीगल नोटिस दे रहा हूं कि आप स्पष्ट करिए कि आप क्या कहना चाहते हैं, कि आप शूट नहीं होने देंगे। हु आर यू संभल में, आपकी औकात क्या है? आप शूट रोक देंगे? आप कौन प्रशासनिक अथॉरिटी है? आप शूट की अनुमति कौन देता है? सरकार देती है। उत्तर प्रदेश में फिल्म विकास परिषद है, वो देता है, डीएम देते हैं। आप कौन है? कब से सोने की स्टार्ट? अब होने वाली है बस शूट स्टार्ट। अभी एक पोस्टर जारी होगा जिसमें सारे कैरेक्टर होंगे। उसमें एसपी संभल, सीओ अनुज चौधरी, डीएम संभल, जितने कैरेक्टर बाकी हैं वो सब कैरेक्टर उसमें होंगे। तुरंत शूट जो है शुरू हो जाएगा। श्री गणेश यही नारियल फोड़ा जाएगा संभल में। अगली खबर गोंडा से है। गोंडा से इस वक्त बड़ी और सनसनीखेज खबर सामने आई है। बीच शहर खड़ा एक टाटा मैजिक गाड़ी के अंदर लाश मिलने से इलाके में हड़कंप मच गया। यह घटना नगर कोतवाली क्षेत्र के मेडिकल कॉलेज के पास की बताई जा रही है। जिस गाड़ी में लाश मिली वो कई जगह से टूटी हुई थी, जिसे देखकर प्रत्यक्षदर्शियों ने हत्या की आशंका जताई है। गाड़ी में बाराबंकी जिले की नंबर प्लेट लगी हुई थी, जिस पर मिट्टी का लेप लगाकर नंबर छिपाने की कोशिश की गई थी। बताया जा रहा है कि इस वाहन का इस्तेमाल मवेशियों को लाने ले जाने के लिए किया जाता था। मामले की सूचना मिलते ही सीओ सिटी मौके पर पहुंचे और पूरे घटनाक्रम की जांच में जुट गए हैं। फिलहाल पुलिस हर एंगल से जांच कर रही है और शव की शिनाख्त की कोशिश जारी है। घटना के बाद से पूरे इलाके में दहशत का माहौल है और सुरक्षा व्यवस्था कड़ी कर दी गई है। खबर सोनभद्र से है, जहां यात्रियों से भरी एक निजी बस हादसे का शिकार हो गई। अचानक स्टीयरिंग फेल होने के कारण बस अनियंत्रित होकर खाई में पलट गई। बस में करीब 40 यात्री सवार थे, जिनमें से दर्जन भर यात्री इस हादसे में घायल हो गए। घायलों को तत्काल एम्बुलेंस की मदद से अस्पताल पहुंचाया गया। सोनभद्र जिले के कोन थाना क्षेत्र अंतर्गत खेमपुर गाँव के पास यात्रियों से भरी एक निजी बस खाई में पलट गई। हादसा बस की स्टीयरिंग अचानक फेल होने के कारण हुआ। बताया जा रहा है कि बस में सवार करीब 40 यात्रियों में से 12 यात्री घायल हो गए, जिनमें से 2 की हालत गंभीर बताई जा रही है। सभी घायलों को एम्बुलेंस की सहायता से नजदीकी अस्पताल पहुंचाया गया। प्राथमिक उपचार के बाद गंभीर घायल को जिला अस्पताल रेफर किया गया है। हरिद्वार में जन अधिकार पार्टी जनशक्ति के राष्ट्रीय अध्यक्ष आजाद अली ने एक बड़ा राजनीतिक बयान दिया है। हरिद्वार स्थित जिला कार्यालय से जारी प्रेस रिलीज में आजाद अली ने कोटद्वार में इंसानियत की मिसाल
कायम करने वाले दीपक कुमार उर्फ मोहम्मद दीपक को उत्तराखंड की किसी भी विधानसभा सीट से चुनाव लड़ने का प्रस्ताव दिया है। उन्होंने कहा कि अगर इस मोहम्मद दीपक इस प्रस्ताव को स्वीकार करते हैं तो जन अधिकार पार्टी जनशक्ति उन्हें अपने बलबूते पर चुनावी मैदान में उतारेगी। गौरतलब है कि कोटद्वार में एक बुजुर्ग मुस्लिम दर्जी को कुछ हुड़दंगियों द्वारा परेशान किए जाने के दौरान दीपक कुमार ने स्वयं को मोहम्मद दीपक बताते हुए उस बुजुर्ग को बचाने की कोशिश की थी। इस दौरान दीपक पर हमला करने और माहौल बिगाड़ने की भी कोशिश की गई। आजाद अली ने कहा कि मोहम्मद दीपक आज केवल एक व्यक्ति नहीं बल्कि इंसानियत, साहस और भाईचारे की पहचान बन चुके हैं। उन्होंने कहा कि अगर ऐसे लोग विधानसभा तक पहुंचते हैं तो इससे न सिर्फ उत्तराखंड बल्कि पूरे देश में आपसी सद्भाव और भाईचारे का मजबूत संदेश आएगा। आंचल एक ऐसा नाम जो सुनते ही माँ की ममता, स्नेह और भरोसे की तस्वीर सामने आ जाती है। दूध के कारोबार से जुड़े संस्थान ने शायद इसी भावना के साथ आंचल डेयरी का नाम रखा था, लेकिन अब यही नाम चर्चाओं में है। वजह इसकी आड़ में खुलेआम बीड़ी, सिगरेट और गुटखा जैसे मादक पदार्थों की बिक्री। ये सिर्फ नियमों का उल्लंघन नहीं बल्कि समाज और मानवता दोनों पर एक बड़ा सवाल है। हरिद्वार के नवोदय नगर क्षेत्र में आंचल डेयरी के नाम पर मादक पदार्थों की बिक्री का मामला सामने आया है। स्थानीय लोगों का आरोप है कि दूध और दुग्ध उत्पादों की आड़ लेकर बीड़ी, सिगरेट और गुटखा जैसे नशीले पदार्थ बेचे जा रहे हैं। यह न केवल कानून का उल्लंघन है बल्कि आंचल जैसे पवित्र भरोसेमंद नाम पर एक बदनुमा दाग है। चौंकाने वाली बात यह है कि यह मामला सिर्फ नवोदय नगर तक सीमित नहीं बल्कि पूरे हरिद्वार में बेखौफ तरीके से चल रहा है। अब बड़ा सवाल यही है कि क्या प्रशासन इस अवैध कारोबार पर लगाम लगा पाएगा या फिर यूं ही चलता रहेगा मौत का ये व्यापार। अगली खबर हरिद्वार के रोशनाबाद से है, जहां एक रिहायशी इलाके में बन रही प्राइवेट कंपनी को लेकर गंभीर सवाल खड़े हो गए हैं। रोशनाबाद गांव के वर्तमान उप प्रधान ने जिलाधिकारी हरिद्वार को लिखित शिकायत देकर मांग की है कि रिहायशी बस्ती में नियम विरुद्ध बन रही निजी कंपनी को तत्काल हटाया जाए। आरोप है कि कंपनी के कारण आम राहगीरों के साथ साथ स्कूली बच्चों की सुरक्षा भी खतरे में है। ये मार्ग अत्यंत संवेदनशील है क्योंकि एक और सरकारी स्कूल और दूसरी ओर स्टेडियम स्थित है। इसके अलावा इसी मार्ग पर साप्ताहिक बाजार भी लगता है और लगभग 50 गाँवों के लोगों की आवाजाही इस रास्ते से होती है, जिससे हर समय जाम की स्थिति बनी रहती है। शिकायत में कहा गया कि रिहायशी बस्ती में औद्योगिक इकाई का निर्माण नियम विरुद्ध और अवैध है। यदि भविष्य में कंपनी में किसी प्रकार का विस्फोट या आगजनी की घटना होती है तो स्कूली बच्चों और आम लोगों की जान को गंभीर खतरा हो सकता है। उप प्रधान ने जिला प्रशासन से मांग की है कि कंपनी प्रबंधन के खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई करते हुए कंपनी को तत्काल बंद कराया जाए और थाना सिरकुल को आवश्यक निर्देश दिए जाए ताकि किसी संभावित हादसे को भी रोका जा सके। मथुरा के कोसी कला से श्रद्धा और भक्ति भाव के साथ श्री मेहंदीपुर बालाजी धाम के 36वीं वार्षिक भव्य पदयात्रा का शुभारंभ किया गया। कोसी कला स्थित श्री बालाजी महाराज मंदिर से शुरू हुई यह पदयात्रा नगर के प्रमुख मार्गों से होती हुई पुनः मंदिर परिसर में संपन्न हुई, जहां से पदयात्रा मेहंदीपुर बालाजी धाम के लिए रवाना हुई। पदयात्रा के दौरान नगर वासियों ने जगह जगह पुष्प वर्षा कर श्रद्धालुओं का भावपूर्ण स्वागत किया। पूरा नगर जय बालाजी महाराज के जय घोष से भक्ति और आस्था के रंग में रंगा नजर आया। बालाजी मंदिर के महंत श्री कृष्ण मुरारी महाराज ने बताया कि श्री बालाजी महाराज की कृपा से करीब 500 पदयात्रियों का जत्था मेहंदीपुर बालाजी धाम के लिए रवाना हुआ। यह पदयात्रा 7 दिवसीय है, जिसमें श्रद्धालु विभिन्न स्थानों पर विश्राम करते हुए प्रभु नाम का गुणगान करेंगे। वहीं मंदिर के महंत श्री कपीस भारद्वाज ने बताया कि यह पदयात्रा पूरी तरह से आध्यात्मिक और भक्ति भावना से उत्पोत है, जो अंततः श्री मेहंदीपुर बालाजी महाराज के पावन चरणों में संपन्न होगी। आज यात्रा में कितने यात्री जा रहे हैं और ये यात्रा कितनी किलोमीटर की होगी? करीब लगभग 500 से 600 आदमी यात्रियों की ये संख्या रहती है इसमें, और सारी व्यवस्थाएं रहती हैं सारे गुणों को और इच्छाओं को और आपके मनोरथों को पूर्ण करती है यात्रा। ये 7 दिवसीय पदयात्रा होती है और 6वें दिन जो है ये मेहंदीपुर पहुँच के 7वें दिन विशाल भंडारे का आयोजन किया जाता है मेहंदीपुर में। तो सभी लोग आमंत्रण हैं, सभी लोग आएँ और प्रसाद लें। जय श्री श्री कृष्णेश्वर महादेव की जय, श्री बालाजी भगवान की जय, श्री मेहंदीपुर दरबार की जय, श्री दरबार की। ये 36वीं पदयात्रा है कोसी कला से मेहंदीपुर बालाजी के लिए। पहला प्रस्ताव भाव होगा, राम होगा, और दूसरा जो पड़ाव है सीलपाड़ा में होगा, तीसरा पड़ाव धोनिया में होगा, चौथा पड़ाव केंडी में, 5वां पड़ाव में होगा 6वें दिन, 7वें दिन आपके साथ। बड़ाई अद्भुत, आश्चर्यजनक, अकथनीय, अवर्णनीय ये यात्रा होती है। आपस में प्रेम का सौहार्दपूर्ण वातावरण बना रहता है। सब अपने मन मुटाव को भूल करके मनुष्य कल्याण के लिए, मानव कल्याण के लिए, जग के हित के लिए ये काम हम कर रहे हैं। और ये बालाजी की सेवा में करीब 40 साल से बड़ा आनंद आता है। सबको छोड़ दिया इसके पीछे। बजरंग तुम्हें जब से
दिल में बसा बैठे छोटे से मन में रोग लगा बैठिए, रोग लग गया है भैया। काफ़ी लोग दूर दूर से आते हैं, बॉम्बे से, तेलंगाना, हरियाणा, पता नहीं कहाँ से लोग आते हैं, जुड़ते हैं और लाभन में होते हैं। दरबार बहुत अच्छा दरबार है, अभी लाभ होता है। इसी से हमारे सनातन धर्म की पूरी होगी और कभी जगत का कल्याण होगा, विश्व का भी कल्याण होगा। जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम। रुक करेंगे अगली खबर का। अगली खबर हरिद्वार के लक्सर से है, जहां नशे के कारोबार पर पुलिस ने बड़ी कार्रवाई की है। वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक हरिद्वार के निर्देशों के तहत अवैध नशीले पदार्थों की तस्करी और बिक्री पर अंकुश लगाने के लिए चलाए जा रहे अभियान के दौरान लक्सर पुलिस को बड़ी सफलता हाथ लगी है। चेकिंग के दौरान पुलिस ने एक शराब तस्कर को अवैध कच्ची शराब के साथ गिरफ्तार किया है। एसएसपी हरिद्वार ने जिले में अवैध नशीले पदार्थों की तस्करी और बिक्री पर प्रभावी कार्रवाई के निर्देश दिए हैं। इसी क्रम में कोतवाली लक्सर पुलिस ने थाना स्तर पर अलग अलग पुलिस टीमों का गठन कर क्षेत्र में सघन अभियान चलाया। पुलिस टीमों ने लक्सर क्षेत्र में सक्रिय रहते हुए एक व्यक्ति को 5 लीटर अवैध कच्ची शराब के साथ धर दबोचा। अवैध शराब के साथ पकड़े गए आरोपी के खिलाफ कोतवाली लक्सर में आबकारी अधिनियम के तहत मुकदमा दर्ज कर आगे की कार्रवाई की जा रही है। अभी के लिए इतना ही। खबरों के लिए बने रहिए पल्स 24 न्यूज के साथ। नमस्कार। तुम दोनों की मेहनत बहुत रंग लाई है बेटा, घर बहुत सुंदर बना है। ये मेरे पापा का घर। पता है, देख तेरे पापा की नेम प्लेट अपने हाथों से लगाऊंगा। नेम प्लेट तो लग चुकी पापा। असल मेहनत तो आपने की है पापा, मुझे इस काबिल बनाने के लिए। वो जिंदगी भर किराए के मकान में रहे, लेकिन आज ये घर मेरा नहीं, ये है मेरे पापा का घर। उड़ान सपनों की, आंगन खुशियों का और साथ सकर्णी का। साठ वर्षों से आपके साथ मनोरंजन और संस्कार का संगम, जाह्नवी मैगजीन। इस कार्यक्रम के प्रायोजक थे रोजगार डेवलपर्स।